हांगकांग का एक खतरनाक गैंग एक पुलिस वैन पर हमला करता है और कई पुलिस वालों को घायल कर देता है। अब पुलिस को इन गैंगस्टर्स के ठिकाने की टिप मिलती है, जिसके बाद मिस्टर फॉक की कमांड में एक ऑपरेशन किया जाता है। ये एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था। यहाँ देर तक फायरिंग होती है, जिसमें कुछ ऑफिसर्स भी घायल होते हैं। अब कोर्ट रूम का मंजर दिखता है। मिस्टर फॉक अपने बयान में बताता है कि ऑपरेशन के दौरान कैसे चोंग ने भागने की कोशिश की। ऑफिसर मिनी ने इसका पीछा करते हुए इसे रोका, इसे अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन चोंग ने खुद को सरेंडर नहीं किया और वहां से भाग निकला। चोंग अपनी सफाई में कहता है, मैं तो वहां अपने यूट्यूब चैनल के लिए सिर्फ एक वीडियो बनाने गया था और जब मैंने गोलियों की आवाज सुनी तो मैं घबरा गया था। चोंग की वकील मिनी से पूछती है, क्या आपने मेरे क्लाइंट का पीछा करते हुए पुलिस आईडी पहन रखा था? लेकिन मिनी का कार्ड ऑपरेशन के दौरान कहीं गिर गया था। चोंग की वकील कहती है, योर ऑनर, देखा आपने, मेरे क्लाइंट को कैसे पता चलता कि ये एक पुलिस ऑफिसर हैं? पकड़े जाने वाले लोगों में किसी ने भी मेरे क्लाइंट के खिलाफ गवाही नहीं दी और किसी भी जगह पे मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। सरकारी वकील कहता है कि उस जगह कोई ऐसी डिवाइस नहीं मिली जिससे ये लगे कि चोंग वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने गया था। लेकिन चोंग अपनी सफाई में कहता है, वीडियोस तो फोन से भी रिकॉर्ड की जाती हैं, इसके लिए किसी खास कैमरा का होना जरूरी नहीं। तो आखिर चोंग के खिलाफ नाकाफी सबूतों की वजह से अदालत से इसे बरी किया जाने लगता है। मिस्टर फोक को यहाँ बहुत मायूसी होती है। मतलब मुजरिम को पकड़ने के लिए इतना कठिन ऑपरेशन किया, लेकिन मुजरिम अदालत से बच निकला। जब जज अपना फैसला सुना रहा था तो मिस्टर फॉक उठकर बाहर जाने लगता है। अब फोक अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपने कानून को समझने, इसे बेहतर बनाने और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का इरादा करता है। इसलिए वो पुलिस फोर्स से रिजाइन कर देता है। जाते हुए इसके जूनियर ऑफिसर्स इसे अच्छी विशेष के साथ अलविदा कहते हैं। 4 साल तक फोक कड़ी मेहनत से लॉ की तालीम हासिल करता है और कानून की बारीकियों को समझता है। डिग्री मुकम्मल हो जाने के बाद फोक एक सरकारी वकील बन जाता है और जस्टिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है। यहाँ इसकी मुलाकात मिस्टर बाओ से होती है, जो कि एक सीनियर वकील था। वो इसे बाकी साथियों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं, मिस्टर फॉक एक काबिल पुलिस ऑफिसर थे और अब वो जस्टिस डिपार्टमेंट में आ चुके हैं। बाओ कहता है, मैं यहाँ सीनियर हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे बता सकते हैं। पुलिस का काम होता है मुजरिम को गिरफ्तार करना और जस्टिस डिपार्टमेंट का काम केस फाइल करके इसे सजा दिलाना। बाओ फोक को इसका पहला केस देता है। बाओ के मुताबिक ये एक आसान और सुलझा हुआ केस था। वो बताता है, कस्टम को एक टिप मिली कि कोकेन का एक पैकेट मेल के जरिए ब्राजील से हांगकांग भेजा जा रहा है। हांगकांग पहुंचने पर पुलिस ने इस पैकेज को ट्रैक करना शुरू किया। पैकेज एक लड़के माका ने रिसीव किया। पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। लड़के ने कहा कि ये पैकेज मेरा नहीं है, मैंने तो सिर्फ 1000 बक्स के बदले इस पैकेज को रिसीव करने के लिए यूंग को अपना एड्रेस दिया था। पुलिस जब यूंग के घर पहुंची तो उन्हें वहां कुछ ड्रग्स मिली, लेकिन इस पैकेज को लेकर उसने कुछ नहीं बोला और कहा कि मुझे अपने लिए एक वकील चाहिए। अब 3 माह बाद माका अपने बयान से बदल चुका है। वो कहता है कि पैकेज मैंने ही मंगवाया था, यूंग का इससे कोई लेना देना नहीं। फॉक को लगता है कि माका किसी वजह से झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड तो बिल्कुल साफ है, जबकि यूंग पहले भी कई ड्रग केसेस में इन्वॉल्व रहा है। फॉक कहता है कि हम दोनों पर केस चलाएंगे और फिर उनके वकील सफाई देंगे। मिस्टर बाओ कहता है, हाँ, जैसा तुम चाहो, लेकिन एक बात जहन में रखना, मिस्टर फ्रैंक को जरूर एतमाद में ले लेना। वो जस्टिस डिपार्टमेंट का चीफ है और उसकी मंजूरी लाजमी है, यही यहाँ का असूल है। इधर माका अपने दादा के साथ इसके लॉयर्स के पास दिखता है। लॉयर लिजी कहती है कि हमारे पास तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इल्जाम खुद पर ले लो ताकि ट्रायल जल्द से जल्द खत्म हो और फिर हम हाई कोर्ट में तुम्हारी सजा को कम करने के लिए अपील करेंगे। माका कहता है कि मैं ऐसा जुर्म क्यों कबूल करूं जो मैंने किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ 1000 बक्स के बदले अपना एड्रेस दिया था। तो चियोंगची कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसे केसेस का ट्रायल सालों चलता है और तब तक तुम्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अगर हम सालों बाद केस जीत भी जाएं तो जस्टिस डिपार्टमेंट दोबारा अपील कर सकता है और अगर हार गए तो पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर तुम गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारा ट्रायल जल्द खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम हाई कोर्ट में तुम्हारी सजा कम कराने के लिए अर्जी दे सकते हैं। इधर यूंग ने भी अपने लिए एक वकील हायर कर लिया था। अब मिस्टर फॉक और बाओ अदालत में जा रहे थे कि रास्ते में इसे माका के वकील मिलते हैं। लिजी कहती है,
है हम ड्रग ट्रैफिकिंग का केस कोर्ट के बाहर निपटाना चाहते हैं। फॉक पूछता है शराइत क्या हैं? तो लिजी कहती है कि हमारा क्लाइंट गुनाह कबूल करेगा और बदले में आप यूंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। फॉक कहता है आप माका की वकील है या यूंग की? आप तो जैसे यूंग को बचाने की कोशिश कर रही हैं। लिजी कहती है कि हमारा क्लाइंट दरअसल अपने किए की सजा किसी दूसरे को नहीं देना चाहता। उसे एहसास है कि यूंग बेगुनाह है और साजिश करने पर सजा और सख्त हो जाती है, इसलिए हम चाहते हैं। लेकिन फॉक कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों पर केस चलाएंगे। तभी यहाँ चीफ फ्रैंक आ जाता है और लिजी को मुजरिम से जुर्म कबूल करवाने पर मुबारक देने लगता है। कहता है यूं हमारा और कोर्ट दोनों का टाइम बचता है, बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। लिजी के चले जाने के बाद मिस्टर बाओ फॉक को चीफ से इंट्रोड्यूस करवाता है। फॉक कहता है सर आपको नहीं लगता हमें यूंग को इंटरोगेट करना चाहिए? फ्रैंक कहता है हमारा काम मुजरिम का पता लगाकर इसे सजा दिलाना है, हम सबूतों की बिना पर काम करते हैं। अब जब मुजरिम ने गुनाह कबूल कर लिया तो वक्त ज़ाया करने की क्या जरूरत। अब हम माका पर ड्रग ट्रैफिकिंग और यूंग के घर से ड्रग्स मिलने का केस करेंगे, जिससे दोनों को अपने अपने जुर्म के मुताबिक सजा मिलेगी। आप और क्या चाहते हैं? और आपका केस तो मेल के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग का है ना, तो इस जुर्म में मुजरिम के साथ और कौन कौन शामिल है ये इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। अब आप एक प्रोसिक्यूटर हैं, आपको ये चीज समझना होगी। इधर कोर्ट रूम में ट्रायल शुरू होता है। लिजी कहती है कि मेरा क्लाइंट गुनाह कबूल करेगा, जिसके बाद माँ का सारा इल्जाम अपने सर लेते हुए कहता है वो पैकेज मैंने ही मंगवाया था, यूंग का उससे कोई लेना देना नहीं। और कहता है अब मेरी सजा कम हो जाएगी ना। जज कहता है ये हम अगली सुनवाई में तय करेंगे। अब जस्टिस डिपार्टमेंट को बोलने का मौका दिया जाता है। मिस्टर फॉक कहता है नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाँ हम यूंग पर अलग से ड्रग्स रखने का केस चलाएंगे। तो इसके बाद जज अपनी जजमेंट देते हुए कहता है कि यूंग को ड्रग ट्रैफिकिंग के केस से बरी किया जाता है, लेकिन इन पर ड्रग्स रखने के मामले पर केस चलेगा। और माका किड जिसने ड्रग ट्रैफिकिंग का जुर्म कबूल किया, उन्हें सजा में कमी के लिए हाई कोर्ट भेजा जाएगा और हिरासत में रखा जाएगा। अब मिस्टर फॉक इस केस के बारे में मजीद जानने के लिए अपने एक पुराने साथी ली से मिलता है। ली पुलिस फोर्स में फॉक का जूनियर ऑफिसर था और इसी ने माका को अरेस्ट किया था। ली कहता है माका ने पहले अपने एड्रेस का गलत इस्तेमाल होने की बात की, लेकिन फिर न जाने क्यों सारा जुर्म अपने सर ले लिया। यूं तो वो एक सीधा साधा लड़का है, इसका बचपन भी कुछ अच्छा नहीं था। इसके बाप की नशे की वजह से मौत हो गई और इसकी माँ भी नशा करती थी और इसे बड़ी बेरहमी से मारती थी। जब इसके दादा ने इसकी बुरी हालत देखी तो इसकी माँ की धुलाई कर डाली और माका को अपनी कस्टडी में ले लिया। इन्हीं बातों के दौरान ली की नजर एक क्रिमिनल पर पड़ती है। ली इसके पीछे भागने लगता है और काफी मारपीट के बाद इसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर वहाँ बहुत से गुंडे आकर इस पर अटैक करते हैं। ली इनसे अकेला मुकाबला करता है और मिंसू वहाँ से भाग निकलता है। ली दोबारा इसके पीछा करने लगता है, तभी वहाँ और भी गुंडे आ जाते हैं। अब फॉक भी यहाँ पहुँच जाता है और ये दोनों मिलकर इन बदमाशों का मुकाबला करते हैं। इसके बाद पुलिस यहाँ पहुंच जाती है और मुजरिमों को गिरफ्तार करने लगती है। अब मिंसू तो वहां से भाग निकला था, लेकिन पुलिस के हाथ बहुत सी ड्रग्स लगती हैं जो कि स्मगल होने के लिए तैयार थी। इधर माका के ग्रैंडपा से जेल में मिलने आते हैं। वो अपने दादा से कहता है कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखना और मेरी फिक्र नहीं करना, मैं यहाँ ठीक हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तुम फिक्र नहीं करो, तुम बहुत जल्द बाहर आने वाले हो। माका कहता है इस बात में कोई सच्चाई नहीं, ड्रग ट्रैफिकिंग की कम से कम सजा 8 साल है और जब तक मैं बाहर आऊंगा तब पता नहीं आप होंगे भी या नहीं। ग्रैंडपा इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो च्योंगची की लॉ फर्म में जाता है और गुस्से से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को फंसाया। मैंने एक दूसरे वकील से बात की है, उसने मुझे कहा है कि वो इस केस में जरूर हमारी मदद करेगा और माका को बाहर निकलवाएगा। तभी लिजी यहाँ आती है और कहती है कि हमने तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं किया, उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। अगर छुट्टियां नहीं ले और अपना बिहेवियर अच्छा रखे तो उसकी सजा कुछ साल और कम हो जाएगी। ग्रैंडपा गुस्से में इस पर अटैक करने लगता है। लिजी पुलिस को बुलाने की बात करती है, जिस पर ग्रैंडपा थोड़ा घबरा जाता है और च्योंगची ग्रैंडपा को शांत करके वहां से भेज देता है। इधर फॉग अपने अंकल के साथ बीच पर था। इसके अंकल बताते हैं कि यहाँ पास में एक ज्वेलरी शॉप थी। 3 नौजवान उस दुकान को लूटकर मेट्रो के जरिए वहां से भाग रहे थे। मैंने अकेले उनका पीछा किया, उन्हें पकड़ा और उन्हें अरेस्ट किया और 40 साल पहले फिर मैंने जस्टिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो एक ऐसे इंसान की मदद की जिसे धोखे से मर्डर का जुर्म कबूल करवाया गया। इसका केस तो जैसे बंद हो चुका था। फिर मैंने खुद से सबूत इकट्ठे किए और उस आदमी को इंसाफ दिलाया। इस पर मेरे डायरेक्टर ने मुझे ये मेडल दिया था। शायद ये मूवी इसी इंसान की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। हेयर फोग इस पर मुस्कुराता है कि अंकल आप ये किस्से मुझे कई बार सुना चुके हैं और मुस्कुराते हुए दोनों वहां से जाने लगते हैं।
अगले रोज कोर्ट रूम में माका का नया वकील पेश होता है। वो जज से कहता है कि मेरे क्लाइंट से धोखे से गुनाह कबूल करवाया गया। वो अपनी स्टेटमेंट वापस लेना चाहता है। अब जज फोक को मौका देता है तो फोक इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। इस पर डिफेंस लॉयर भी हैरान होता है। इसके बाद फोक चीफ ऑफिस में था। मिस्टर बॉय इससे नाराज होता है कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, आपने जीते हुए केस को दोबारा से उलझा दिया। फोक कहता है हमारा काम सिर्फ किसी पर जुर्म साबित करना नहीं बल्कि इंसाफ के साथ सही मुजरिम का पता लगाना है। माका के वकील को अपने क्लाइंट को सही साबित करने का एक मौका देना चाहिए, इसमें खराबी क्या है। लेकिन फ्रैंक इस पर नाराज था। वो बॉय से कहता है कि इस केस को आप खुद लीड करें और मिस्टर फोक को सिखाएं कि हम मामलात कैसे सुलझाते हैं। ये तो हम वक्त पर बात कर रहे हैं। अब कुछ रोज बाद फाइनल ट्रायल का दिन आता है। फोक अदालत में सबसे पहले पहुंचता है और आहिस्ता आहिस्ता केस से जुड़े सभी लोग अदालत में आ जाते हैं। सबसे पहले ऑफिसर ली कटहरे में आता है। वो बताता है कि मैंने पार्सल माका के घर से बरामद किया। माका ने पहले भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। डिफेंस लॉयर कहता है योर ऑनर, मेरा क्लाइंट मुजरिम नहीं, वो खौफजदा होकर वहां से भागा था। फिर लिजी कटहरे में थी। लॉयर इसे पूछता है कि आपने मेरे क्लाइंट की लाइलमी का फायदा उठाया और इसे गुनाह कबूल करने के लिए आमादा किया। लिजी साफ इनकार करती है और कहती है कि माका को किसी ने मजबूर नहीं किया, इसने अपनी मर्जी से सजा में कमी के बायस ये फैसला लिया। तभी माका के ग्रैंडपा कोर्ट रूम में उठकर चिल्लाने लगते हैं कि ये झूठ बोल रही है, मेरा बेटा बेकसूर है, इसी ने गुनाह कबूल करने के लिए कहा था। इस पर जज बूढ़े आदमी को कोर्ट रूम से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद मिस्टर बाओ च्योंगची से कुछ सवाल करता है और च्योंगची वही बातें दोहराता है कि माका ने अपनी मर्जी से गुनाह कबूल किया, मैं इस पर इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अब इससे पहले कि जज अपने आखिरी फैसले की तरफ जाए, फोक उठकर च्योंगची से कुछ सवाल करने लगता है। फोक कहता है क्या ये अजीब नहीं कि माका जिसने पहले खुद अपनी मर्जी से गुनाह कबूल किया, अब वो ऐसा क्यों कह रहा है कि ये सब उसने आपके कहने पर किया। च्योंगची कहता है माका एक सीधा साधा लड़का है, इसे शायद बहकाया गया है, शायद वो किसी के गलत मशवरे में आ गया है। फोक कहता है तो आपने भी उसके इसी भोलेपन का फायदा उठा के उससे गुनाह कबूल करवाया, क्या ऐसा ही है। यहाँ जज बोल पड़ता है, मिस्टर फोक आप तो अपने ही केस को कमजोर कर रहे हैं। डिफेंस लॉयर यहाँ अपना काम करने के लिए मौजूद है, आपका काम मुजरिम पर जुर्म साबित करना है। फोक कहता है माय लॉर्ड, हमारा काम इंसाफ के साथ जुर्म साबित करना है। जज को फोक का बिहेवियर पसंद नहीं आता। वो कहने लगता है तब शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। अदालत में किसकी क्या जिम्मेदारी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। फिर वो माका के वकील से पूछता है कि क्या आपके पास सबूत हैं कि माका को गुमराह किया गया। वकील कहता है योर ऑनर, मेरे पास सबूत नहीं, लेकिन सबूत तो इस बात के भी नहीं कि गुमराह नहीं किया गया। इस पर फोक भड़क जाता है कि आप इस तरह से कैसे सरेंडर कर सकते हैं, अगर सबूत नहीं तो जाकर गवाह ढूंढें। जज कहता है मिस्टर फोक, आपके इस अंदाज की वजह से मैं आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता हूँ। खैर कुछ देर में जूरी का फैसला आता है जो कि 2-5 से माका के खिलाफ था। इसके बाद जज अपना फैसला सुनाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में युंग बेगुनाह है और माका मुजरिम है। साथ में माका के गलत रवैये और अदालत का वक्त बर्बाद करने पर इसे 27 साल की कड़ी सजा दी जाती है। माका के ग्रैंडपा रोते हुए अंदर आते हैं और इसे कहते हैं कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू फिक्र नहीं करना। अगले रोज फोक माका से मिलने जाता है, लेकिन माका ना उम्मीद हो चुका था, वो इससे कोई बात नहीं करता। इधर च्योंगची अपने ऑफिस में दिखता है जहाँ वो एक नए क्लाइंट से मिलता है और वो ड्रग्स का भी आदी था। दूसरी तरफ जस्टिस डिपार्टमेंट में एक एनुअल पार्टी है। फोक की मुलाकात डिपार्टमेंट की डायरेक्टर से होती है। डायरेक्टर इसे वेलकम कहती है, जिसके बाद सभी ग्रैंड जज से मिलते हैं, वही जज जिसने माका के केस में फैसला किया था। जज फोक से कहता है कि मेरे काम करने के 3 ही असूल हैं, गवाह, सबूत और जूरी का फैसला। कई बार लगता है कि सामने वाला आदमी मुजरिम है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ना पड़ता है, और कई बार लगता है कि सामने वाला मुल्जिम बेगुनाह है, लेकिन सबूत इसके खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से हमें सख्त फैसला लेना पड़ता है। यही असूल हैं हमेशा से और इन असूलों का हमें पालन करना होता है। तुम्हें भी यही करना होगा। इसके बाद वो इन्हें वाइन पिलाने लगता है। वो कहता है इस वाइन से एक किस्सा मंसूब है। एक औरत जब ये वाइन बना रही थी तो उसके शौहर की डेथ हुई थी, तो वाइन बनाते हुए वो रो रही थी और उसका एक आंसू इस वाइन में गिरा था। जरा पीकर बताओ इस वाइन में उस औरत का दुख महसूस होता है भला? फोक ग्लास पकड़ के कहता है ये वाइन 30-40 हजार की तो होगी। इतना पैसा एक आम आदमी पूरे साल में कमाता है। मतलब फोक एक रियलिस्टिक आदमी है। वो अपने आसपास के लोगों का दर्द महसूस करता है। उसे अफसानवी कहानियों में दर्द तलाश करने की जरूरत नहीं। खैर अब फोक गैराज में जाता है जहां माका के ग्रैंडपा गाड़ियों के शीशे साफ कर रहे थे। फोक इनसे कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ग्रैंडपा इसे देखते ही झगड़ने लगते हैं कि तुम सबके सब वकील झूठे धोखेबाज होते हो, आम लोगों को बेवकूफ बनाकर फायदा उठाते हो। वो फोक से बात किए बिना ही जाने लगता है। फोक भी यहाँ एक गिफ्ट बॉक्स रखकर वहां से निकलने लगता है कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी पार्किंग के अंदर आती है और ग्रैंडपा को कुचलने की कोशिश करने लगती है।
कोई इस बूढ़े को खत्म करने के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन फॉक अपनी जान पर खेलकर ग्रैंडपा को बचा लेता है। आखिर हमलावर वहां से भागने लगता है। फॉक इसका पीछा करता है लेकिन इसे पकड़ने में नाकाम रहता है। अब फॉक ग्रैंडपा को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है और रिपोर्ट फाइल करवाता है। यहाँ ग्रैंडपा कुछ खाना खाते हैं, जिसके बाद फॉक ग्रैंडपा के साथ इसके घर जाता है। ये घर एक छोटा सा कमरा ही था। ग्रैंडपा फॉक को चाय पिलाते हैं, जिसके बाद वो माका के बारे में बात करने लगते हैं। फॉक माका के आर्ट से बहुत मुतासिर होता है, उसकी पेंटिंग्स कमाल की थी। ग्रैंडपा बताते हैं कि माका एक क्लब में काम करता था। इसके बॉस लाओ ने हमें चियोंगची के पास भेजा था कि वो एक अच्छा वकील है और फ्री में तुम्हारा केस लड़ेगा। हम तो बहुत खुश थे क्योंकि हमारे पास एक अच्छा वकील हायर करने के पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। फॉक कुछ बातें पूछने के बाद यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले चुपके से कुछ पैसे इसके टेबल पर रख जाता है। इसके बाद वो ऑफिस में जाकर देर तक काम करने लगता है। चियोंगची और लाओ से रिलेटेड पुराने केसेस की फाइल्स छान मारता है। इसके अलावा पुलिस से भी इंटेलिजेंस इकट्ठी करता है। इसे पता चलता है कि लाओ शहर में कई सारे नाइट क्लब्स को ओन करता है। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है और इसके लीगल अफेयर्स को चियोंगची की लॉ फर्म हैंडल करती है। लॉयर लेजी एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। फिर चियोंगची ने इसे अपने खर्च पर लॉ की तालीम के लिए बाहर भेजा और वो चियोंगची को पसंद करने लगी। वो इसी की लॉ फर्म में काम करती है और इसके साथ रिलेशन में है। ली बताता है कि इनका ताल्लुक एक खतरनाक माफिया बॉस सैंग से भी है। याद है ना, जिसे तुमने एक बार गिरफ्तार किया था। फॉक्स समझ चुका था कि इन गैंगस्टर्स का सर्कल बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसने भी इन्हें हर हाल में एक्सपोज करने की ठान ली थी। वो चियोंगची को फॉलो करने लगता है ताकि तमाम इंटेलिजेंस को अपनी आंखों से देख सके। इधर चियोंगची लाओ से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि लाओ बिजनेस की आड़ में ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। चियोंगची इसकी मदद में अपना 20% हिस्सा लेता है और कुछ रोज पहले जो नारियल में छुपाई हुई ड्रग्स पकड़ी गई थी वो इन्हीं की भेजी हुई थी। लाओ इस वक्त परेशान था कि माल पकड़ा गया। डिलीवरी ना मिल पाने की वजह से सैंग बहुत गुस्से में होगा। चियोंग कहता है वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। फिर वो एक मीटिंग में जाता है जहां वो अपने डिलीवरी पार्टनर फ्रेंजिक और माफिया बॉस सैंग से मिलता है। सैंग कहता है पिछली डिलीवरी ना मिलने की वजह से मुझे 50 मिलियन का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा। फ्रेंजिक कहता है यार मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया। चियोंगची यहाँ मामलात को सुलझाना चाहता था। वो सैंग के नुकसान की भरपाई करने और फ्रेंजिक को अगली डिलीवरी पर 30% डिस्काउंट देने का कहता है, जिसमें वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन सैंग चाहता था कि उस आदमी को सजा दी जाए जिसकी वजह से ये माल पकड़ा गया। तो फ्रेंजिक अपने ही आदमी को मारने के लिए एक हथौड़ी चियोंगची को देता है और वो मार मार कर इस आदमी की उंगलियां तोड़ देता है। ये सब देखकर सैंग बहुत ही खुश हो रहा था। इसके बाद सैंग अगली डिलीवरीज जल्द करने का कहता है। चियोंगची कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मुझ पर नजर रखी जा रही है, मेरा केस फंसा हुआ है। सैंग कहते हैं तेरे केस को मैं देख लूंगा, तू जल्द से जल्द डिलीवरी का कुछ कर। और चियोंगची ओके कहकर वहां से जाने लगता है। इधर फॉक को मेट्रो स्टेशन पर कॉल आती है। बाओ बताता है कि वो लाओ के क्लब में था, जहां ये पता चलता है कि युंग लाओ का सौतेला भाई है। ये दोनों भाई आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। तभी युंग कहता है कि सामने कोई हमारी वीडियो बना रहा है और इससे पहले कि बाओ वहां से निकल पाए, लाओ के आदमी से घेर कर इसकी पिटाई करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में फॉक वहां पहुंच जाता है। इनके बीच लंबी फाइट होने लगती है। फॉक अकेला इन सब पर भारी था। बाओ फौरन से पुलिस को कॉल करता है। अब लड़ते हुए फॉक थक चुका था। एक आदमी इसके सर पर वार करता है जिससे फॉक बेहोश हो जाता है। जब फॉक को दोबारा होश आता है तो पुलिस ने पहुंचकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था। अब लाओ पुलिस कस्टडी में था और इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। लाओ अपने लिए एक वकील की डिमांड करता है। इधर जस्टिस डिपार्टमेंट में सबूतों और युंग के लिंक्स को लेकर दोबारा बहस छिड़ गई है। डायरेक्टर चीफ से कहती है कि जनता में हमारा गलत इमेज जा रहा है। लोग कह रहे हैं जज के रिमार्क्स जूरी के फैसले पर असरअंदाज हुए। इस केस का ट्रायल 28 दिन में दोबारा शुरू होगा। चीफ कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा भी हमारी ही जीत होगी। लेकिन डायरेक्टर कहती है मुझे हार और जीत से कुछ लेना देना नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि सच की जीत हो, ताकि लोगों का हम पर एतमाद बना रहे कि डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से कर रहा है और हम इंसाफ के साथ हैं। चियोंगची की लॉ फर्म में इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से बहुत परेशानी है। लीजी भी दोबारा ट्रायल की खबर सुन के पैनिक हो जाती है। इधर फॉक एक छोटे से रेस्टोरेंट में ग्रैंडपा से मिलता है। वो इसे कहता है कि आपको बस कोर्ट में गवाही देना होगी कि माका लाओ के क्लब में काम करता था और इसी ने चियोंगची के पास जाने की सलाह दी थी। ग्रैंडपा कहता है कि हाँ हाँ जरूर। वो बहुत ही खुश था। वो कहता है मैं चाहता हूँ माका जल्दी से बाहर आकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, हो सकता है वो तुम्हारी तरह एक अच्छा वकील बन जाए। फॉक कहता है हाँ, लेकिन शायद आपका पोता कलाकार बनना चाहे, इसकी पेंटिंग्स बहुत ही कमाल की थी, वो इससे बहुत पैसे कमा सकता है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तो इसकी जल्द से शादी करवाना चाहता हूँ, तुम्हें शादी पर जरूर आना होगा।
फोक कहता है हाँ हाँ जरूर। फिर वो उठकर हाथ धोने के लिए जाता है। तभी ग्रैंडपा फोक के घर पर छोड़े हुए पैसे इसकी प्लेट के नीचे रख देता है। फोक जब वापस आता है तो ग्रैंडपा इसे बुरी हालत में जख्मी मिलता है। इसे चाकुओं से मारा गया था और इसका खून फर्श पर बिखरा पड़ा था। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। फोक ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। फोक ये खबर माका तक पहुंचाता है। माका बहुत ही दुखी था। वो रोते हुए कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने तो सिर्फ 1000 बक्स के बदले अपना एड्रेस दिया ताकि ग्रैंडपा को एक अच्छा खाना खिला सकूं। इधर जस्टिस डिपार्टमेंट के बाहर लोगों का रश है। लोग डिपार्टमेंट के काम पर सवाल उठा रहे हैं। चीफ अपने जवाब में कहता है ये केस जल्द रीओपन होगा, सच्चाई का पता चलकर रहेगा। इसी दौरान फोक ली के ऑफिस में था। वो कहता है हमें कातिल का जल्द से जल्द सुराग ढूंढना होगा। ली कहता है हम अभी तक नाकाम है, ना कोई निशान मिले और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। फोक कहता है तुम्हें दोबारा देखना चाहिए। ली थोड़ा गुस्से में आ जाता है। कहता है हम भी इंसान हैं, हम एक हद तक काम कर सकते हैं, तुम नहीं समझ रहे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फोक इसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुम्ही से उम्मीद है, तुम ही इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी और अपनी टीम को लीड करना है। इधर ऑफिस में फोक लाओ और च्योंगची के रिकॉर्ड्स छान मारता है कि कोई सबूत इसके खिलाफ ढूंढ सके। यहाँ भाव भी इसके साथ रुक जाता है और देखते ही देखते पूरा स्टाफ इसकी मदद को आ जाता है। इन्हें एक और हैरानकुन बात पता चलती है कि माका कोई पहला इंसान नहीं, इससे पहले कई और लोगों को भी पकड़े जाने पर ऐसे ही केसेस में फंसाया गया। ये उन सब लोगों के नाम और एड्रेस ढूंढते हैं। फोक ये लिस्ट ली को देता है और कहता है कि कोशिश करो इनमें से कोई लाओ के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाए। ली ये डिटेल्स लेके घर घर जाता है। वो विक्टिम से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप हमारी मदद करें तो और बेगुनाह लोग आपकी तरह सजा काटने से बच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग डरते हैं, कुछ कहते हैं कि हम अपनी सजा काट चुके, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। कुछ शरीफ लोग नहीं चाहते कि सोसाइटी में पता चले हमने जेल काटी, और वो भी ड्रग के केस में। एक एक करके सभी लोग इनकार कर रहे थे, लेकिन आखिर एक लड़की स्यूमी गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। ये खबर जब लॉयर्स को मिलती है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन्हें एक उम्मीद दिखने लगी थी। इधर चीफ फ्रैंक ये सब देख रहा था। वो इससे ना खुश लग रहा था। वो फोक को मिलने के लिए जाता है और कहता है तुम्हें हमारा काम करने का तरीका समझ नहीं आ रहा। तुमने सारी टीम को अपने साथ एक ही केस पर बांध रखा है। पता भी है हमारे पास कितने केसेस पेंडिंग हैं। तुम्हें क्रिमिनल्स की मदद करने का इतना ही शौक है तो एक डिफेंस लॉयर बन जाओ। फोक कहता है लोग हमसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ। और तुम्हारी तो लॉ की तालीम जाया है। खुदगर्ज इंसान तुम्हारे सामने एक मासूम लड़के को 27 साल की कैद हुई, इसके दादा मारे गए और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। फ्रैंक कहता है बूढ़े आदमी के केस को इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का काम है। जब केस मेरे पास आएगा तो मैं देख लूंगा। फिलहाल तुम्हारे लिए मैं 1 महीने के अंदर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की अर्जी भेज चुका हूँ। फोक गुस्से में कहता है तुम डरपोक हो, च्योंगची से 3 बार केस हारे हो, तुम मुजरिमों से मिले हुए हो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। फ्रैंक गुस्से में उससे झगड़ने लगता है। जब वो उन पेपर्स को देखता है तो वो खाली थे, उसमें कुछ सबूत नहीं थे। फोक हंसते हुए कहता है मैंने तो ये सब तुम्हारे जमीर को झंझोड़ने के लिए किया, मेरे पास कोई सबूत नहीं। फ्रैंक उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगता है। इधर च्योंगची लाओ के साथ सेंग से मिलने जाता है। वो सेंग के 50 मिलियन इसे देता है, जिस पर वो खुश था। तभी फ्रेंसिक गन निकाल कर लाओ को शूट कर देता है। ये उनका पहले से प्लान था, क्योंकि वो लाओ को अपने लिए खतरा समझने लगे थे। ये खबर पुलिस और जस्टिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि अब स्यूमी की गवाही किसी काम की नहीं। लाओ तो मारा जा चुका, कोई इंसाफ के सारे रास्ते खत्म करता जा रहा था। ली कहता है लाओ का सुतेला भाई यूंग अब वही बचा है जिसकी मदद से हम इस सारे गैंग को पकड़ सकते हैं। ली और फोक यूंग को ढूंढने निकलते हैं। यूंग भी लाओ की मौत की खबर सुन चुका था और वो जानता था कि अगली बारी इसकी है, इसलिए वो छुपता फिर रहा था। खैर पुलिस इसे ढूंढ निकालती है। फोक इससे बात करता है कि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हारी सजा कम कराने में मदद करेंगे। अगर तुम्हारी गवाही से बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएं तो शायद तुम्हारी सारी सजा माफ हो जाए। तुम जानते हो उन्होंने तुम्हारे बड़े भाई को मार डाला और उनका अगला निशाना तुम हो। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आकर इनकी गाड़ी से टकराता है। ट्रक ड्राइवर एक सुसाइड अटैकर था, लेकिन खुशकिस्मती से ली, फॉग और यूंग की जान बच जाती है। इधर कोर्ट में इस केस की सुनवाई एक बार फिर से जारी है। फ्रेंसिक खुद इस केस को लीड कर रहा था। फॉग यूंग को लेकर अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंच पाया था। स्यूमी कटहरे में आकर गवाही देती है कि मैंने पैसों के बदले यूंग को अपना एड्रेस दिया। मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ जिसके बाद मैं पकड़ी गई और लाओ ने मुझे च्योंगची की मदद लेने का कहा और च्योंगची ने मुझे ऐसा जुर्म कबूल करने पर आमादा किया जो मैंने किया ही नहीं था। अब अदालत में एक ब्रेक आता है। च्योंगची
परेशानी में सैंग को कॉल करता है। जुर्म तुम लोग करते थे और मैं तुम्हें बचाता था, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, याद रखो अगर मैं पकड़ा गया तो बचोगे तुम भी नहीं। सैंग कहता है तुम फिक्र नहीं करो, यूंग दादा तक नहीं पहुंच पाएगा। ब्रेक के बाद च्योंगची कटहरे में था। फ्रैंक इससे सवाल करता है हमें पुलिस इंटेलिजेंस से पता चला है कि लाओ ड्रग्स का धंधा करता था, जिसमें उसका छोटा भाई योंग भी उसके साथ था और अपने गैर कानूनी कामों के लिए धोखे से आम लोगों का इस्तेमाल करते। और अगर कोई भी मसला हो तो आपकी लॉ फर्म इन्हें कानूनी मसाइल से बचाती है, क्या ऐसा ही है? च्योंग कहता है अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाएं, ये बातें बेबुनियाद हैं। इधर फॉक योंग को मेट्रो के जरिए अदालत ले आ रहा था। सैंग के आदमी यहाँ भी इसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं और एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन फोक बड़ी मुश्किल से योंग को बचाने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद आता है फाइनल वार जोन, जहां सैंग का सबसे खतरनाक और बेरहम आदमी फोक के सामने आ पहुंचा था। वो फोक से कहता है वकील साहब, मैं और सांग 10 साल कैम्बोडिया के जेल में तुम्हारी वजह से सड़े, मुझे नहीं पहचाना? कहता है उस बुड्ढे को भी मैंने ही मारा था, आज तुझसे भी अपना हिसाब चुकता करूंगा। और फोक को बुरी तरह पीटने लगता है। फोक का इससे मुकाबला करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। इधर कोर्ट रूम में गवाह ना पहुंच पाने की वजह से फ्रैंक और वक्त चाह रहा था। वो लंबी लंबी कहानियां और इधर उधर की बातें छेड़े बैठा था, जिससे जज भी तंग आ चुका था। इधर फोक मेट्रो में लड़ने में मसरूफ था, जहाँ उसे बहुत ही बुरी तरह मार पड़ रही थी। अचानक उसकी नजर फ्लोर पे बिखरे कांच पर पड़ती है। वो डराका का जूता उतार देता है, जिससे कांच उसके पैरों में चुभ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर फॉक इसका दूसरा जूता भी उतार कर इसे कांच पर खूब घसीटता है और लड़ना चाहते हो? इधर कोर्ट में गवाह पेश ना होने पर जज केस की फाइनल वर्डिक्ट देने लगता है। तभी कोर्ट रूम का दरवाजा खुलता है और फॉक यूंग के साथ अंदर आता है। कोर्ट में खामोशी छा जाती है। यूंग कटहरे में बताता है कि मेरा भाई सैंग के साथ ड्रग का धंधा करता था, इन्होंने मेरे भाई को मार डाला और मुझे भी मारना चाहते थे। च्योंग भी इस काम में हमारा पार्टनर था। इसका काम था हमें बचाना और जुर्म मासूम लोगों पर डाल देना। इसके बाद जज फॉक को भी कुछ बोलने का मौका देता है। फॉक कहता है योर ऑनर, किसी भी मुल्क का जस्टिस सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, जिनका फायदा जराइम पेशा लोग उठाते हैं और मासूम लोगों को दुख झेलना पड़ता है। इसलिए प्रोसिक्यूटर होने के नाते हमारा काम जीतना नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाना है और इसके लिए हमें आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए। आखिर में जज अपनी वर्डिक्ट देता है। माका को केस में बाइज्जत बरी किया जाता है। यूंग को 27 साल की सजा हुई थी, जिसे कम करके 13 साल किया जाता है। सैंग, फ्रेंजिक और डराका को सारी जिंदगी कैद की सजा सुनाई जाती है। लीजी को 2 साल कैद और वकालत का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और च्योंगची को 30 साल कैद की सजा होती है। इसके बाद जज को मीडिया के सामने दिखाया जाता है, जहां वो अपनी गलती कबूल करता है कि मेरा पिछला फैसला गलत था और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब केस में सच्चाई सामने आई, इंसाफ हुआ, जो सबसे अहम है। इधर माका को आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और सबसे आखिर में मूवी के स्टार्ट वाले गैंगस्टर को दिखाया जाता है, जो 8 साल बाद एक और क्राइम सीन पर गिरफ्तार हुआ और उसे भी जिंदगी भर की सजा होती है। यही इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।